मैं गढ़वाल सीट की बात करूं तो कांग्रेस दावा कर रही है गढ़वाल सीट पे, क्योंकि प्रदेश में उन्होंने 2 और 3 का रेशियो रखा है। देखिए, अंतर केवल इतना है कि वोट मार्जिन कम रहे हैं, पड़े हैं। कारण जो पब्लिक कह रही थी बार बार कि बाहरी प्रत्याशी, क्या ये मुद्दा रहा होगा? पक्ष लगातार 400 के दावे को जुमला बता रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इन दिनों चल रही है, कैसी चल रही है पहले तो ये बताइए। तीरथ जी, आपको नहीं लगता है कि जो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की है, यहाँ की आर्थिकी की यात्रा इसे कहा जाता है, बावजूद एक ठोस प्रबंधन की कमी लगातार हर साल दिख रही है? देखिए, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। जैसे तमाम जो तीर्थयात्री हैं सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में जो हाईवे हैं वो खाली दिख रहे हैं, रोजगार वहां पे मिल नहीं पा रहा है। पंजीकरण को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि काफ़ी आक्रोश है हर किसी में कि ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन पंजीकरण होना चाहिए। तमाम तीर्थयात्री ऋषिकेश से ही वापस लौट जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग से ही वापस लौट जा रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा दिक्कत तो रहेगी। इस बार जो लोकसभा चुनाव हैं, आपको टिकट नहीं दिया गया, तो आम जो कार्यकर्ता हैं उनकी निगाहें लगी हैं कि संभवतः राष्ट्रीय स्तर पे कोई बड़ा दायित्व, मतलब कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा दायित्व आपको सौंप सकता है भाजपा संगठन। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत जी रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं आज अपने निजी दौरे पे। भगवान केदारनाथ के दर्शनों को निकलना है और भाजपा कार्यालय में एक सूक्ष्म मुलाकात रावत जी से इस समय हमारी है। रावत साहब, जो लोकसभा चुनाव हैं उत्तराखंड में संपन्न हो चुके हैं और देश में अब अंतिम चरण के चुनाव हैं। ओवरऑल अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं या गढ़वाल सीट की बात करूं, क्या कुछ है स्थिति? आज तो मेरे पर्सनल दौरा है, लेकिन स्थान स्थान पर कार्यकर्ताओं से मिलना, बातचीत करना और भोलेनाथ जी के दर्शन करूंगा, बद्रीनाथ जी के करूंगा परिवार के साथ में। मेरी यही अनंत रहेगी कि जो 4 तारीख को परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, यह मेरा भोलेनाथ जी से, बद्रीनाथ जी से यही मेरा मन्नत रहेगी। और सभी जन अपने अग्रसर अच्छा विकास की ओर बढ़े रहा। और मैं यदि कहूँ कि जीत का जिस तरह 4 तारीख को परिणाम और रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पक्ष में, उसका कारण है कि आज उत्तराखंड के अंदर भी जिस तरह चौमुखी विकास दिख रहा है, आज सड़कों का कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ में बढ़ी हुई है, इन 10 वर्षों के अंदर मैं सोचता हूँ कि जो यात्री है उसको बड़ी सुगमता, सरलता मिली है और यहाँ के नौजवानों को, माताओं को रोजगार का भी साधन उपलब्ध हुआ है और वो विकास के कारण है। जब कभी यात्रा में अन्य स्टेटों से, अन्य स्थानों से लोग आया करते थे तो मैंने देखता था श्रीनगर में भी कि कई बार तो 3-3, 4-4 दिन रुकना हो जाता था। रोडें ठप होती थी, मलबा आते थे, सफाइयाँ नहीं होती थी। आज एक तरफ जेसीबी लगा, दूसरी तरफ ट्रैफिक चालू है, कहीं रुकने का नाम नहीं है और मैदान जैसी सड़कें भी हमको देखने को मिलती हैं। और ये 4 धाम सड़क ही नहीं तो सीमांत क्षेत्र में है और संवेदन उसको देखते हुए तो इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष ध्यान रहा है। और आने वाले समय में रेलवे का आना मुझे लगता है कि 2-3 वर्षों के अंदर चालू हो जाएगा, जिस तेजी के साथ में काम बढ़ा है। और मैं कई बार कहता भी, मैं पहले भी मैंने कहा कि ये इतिहास गवाह है कि आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ों में ट्रेन का चढ़ना, ये यदि हुआ है तो मोदी जी के राज में हुआ है। कभी अंग्रेजों के समय में उन्होंने दार्जिलिंग, शिमला में चढ़ाया था, लेकिन पहाड़ों में कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज वो भी ट्रेन हमको देखने को मिलेगा तो और ज़्यादा सुगमता और
जो रोजगार के भी साधन इससे बढ़ेंगे। रेलवे कनेक्टिविटी है, रोडवे कनेक्टिविटी है, आपका एयर कनेक्टिविटी, जगह जगह आपका आज कोचर से हेलीकॉप्टर चॉपर उड़ता है। कम कीमत अपना किराए में आदमी देहरादून पहुंच जाता है। सिन्नर से, चिनाली शौड़ से है, पिथौरागढ़ से शुरू हुआ है। ऐसे आने वाले से बहुत स्थानों पे, पिछली बार जब मैं इस कमेटी में 13 स्थानों पर ही हमने ऐसे हेलीकॉप्टर का उतारने का ये सारा चीज़ें पर्यटक की ओर से भी तय हुआ था। आपका सिविलाइजेशन ने ये फाइनल किया था। कितने स्थानों पे, मसूरी भी उसमें था, तो और भी स्थान थे। तो ऐसा जब होगा तो लोगों को बहुत सारी सुगमता हो जाएगी। तो उसी को देखते हुए लोगों ने अपना मतदान किया है, वोट किया है। और महिलाओं ने विशेषकर, क्योंकि जिस तरह गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर को 5 किलो राशन देने का काम ये हुआ है, मनरेगा के अंदर देखिए आप, तो और भी इस प्रकार शौचालय है, गैस से, धुएं से मुक्त होने का काम महिलाओं के प्रति जिस प्रकार मोदी जी ने काम किया है, यही नहीं तो आपका हर घर में रोशनी देना। 4.5 करोड़ लोग आज़ाद भारत में भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे। इतने लोग 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने दीनदयाल ज्योति मिशन के तहत हर घर में लाइट देने का काम ये सारा हुआ है। तो यही कारण है, मैंने कहा, ये विकास, और इन विकास के आधार पर हम यदि कह सकते हैं डंके की चोट पे, तो मोदी फिर प्रधानमंत्री होंगे, देश का नेतृत्व करेंगे और सभी लोग विकास से जुड़ेंगे। तीरथ जी, इन तमाम विकास के जो दावे हैं, जो मुद्दे हैं, ये तो लोकसभा चुनाव में आम पब्लिक के सामने थे, मगर अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 4 तारीख को सबकी निगाह रहेंगी। ऐसे में उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, और अगर मैं गढ़वाल सीट की बात करूं तो कांग्रेस दावा कर रही है गढ़वाल सीट पे, क्योंकि प्रदेश में उन्होंने 2 और 3 का रेशियो रखा है। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस एक भी सीट जीतने वाली नहीं है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। और मैं पहले भी कहता था कि महिलाओं ने तो विशेषकर मन बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं विकास के कार्य को। और मार्जिन मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5 सीटें अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और मोदी जी की झोली में डालेगी। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव को देखें और इस समय के लोकसभा चुनाव को देखें, अंतर कुछ दिखा आपको? देखिए, अंतर केवल इतना है कि वोट मार्जिन कम रहे हैं, पड़े हैं वोट। और उसका कारण था कि जिस दिन यहाँ वोट पड़ रहा था 19 तारीख को, 18-19 में शादियां इतनी थी, मैंने देखा है, गाड़ियां नहीं मिल रही थी लोगों को। शादी ब्याह वाले भी कह रहे थे, साहब हमको गाड़ी उपलब्ध करा दीजिए, चुनाव आयोग ने सारी गाड़ियां चुनाव में ले लिए, ये स्थितियां थी। और दूसरा, गर्मी बेतहाशा। तो दोनों कारण रहे वोट कम पड़ने का कारण है। एक कारण जो पब्लिक कह रही थी बार बार कि बाहरी प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी, क्या ये मुद्दा रहा होगा? देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, कोई इशू नहीं है। और पूरी तरह मैंने कहा कि लोगों ने केवल मोदी और जी विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और एक देखा है लोगों ने, मैं कह सकता हूँ ना, मोदी पे लोगों का अटूट विश्वास कि यदि इस देश का विकास कर सकते हैं और इस देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, परम वैभव की ओर ले जा सकते हैं, तो एकमात्र मोदी जी का जो विकास का फंडा है वही ले जा सकता है। और उसको देखते हुए लोगों ने मतदान किया, मत किया। और कोई ऐसा इशू अन्य नहीं थे, केवल एक ही था, जो वोट करना है। तीरथ जी, क्योंकि 4 तारीख का जो दिन है वो एक महत्वपूर्ण दिन है, नई सरकार हमको देखने को मिलेगी। हालांकि भाजपा लगातार 400 पार के दावे कर रही है, कितना तक पहुंच पाएगी? जो हमारा दावा है, जो हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को, मिशन को हम पूरा करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित 400 पार करेंगे। विपक्ष लगातार 400 के दावे को जुमला बता रहा है। विपक्ष तो कहेगा ना, विपक्ष ये नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? तो विपक्ष का काम है ये सब कहना।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इन दिनों चल रही है, कैसी चल रही है पहले तो ये बताइए। देखिए ये हमारा सौभाग्य होगा। और मैंने कहा ना, आपने कहा कि क्या कारण है सब चीज़ें, यही एक ये भी बहुत बड़ा इशू मुद्दा है कि यहाँ का पलायन इन के कारण रुकना। नौजवानों, पिछली बार जब मैं केदारनाथ गया था तो मैंने देखा कि हमारी सारी बहनें वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के दुकानें लगाए बैठी थी, स्टॉल लगे बैठे थे। मैंने क्यों नीचे नहीं, सबको रोजगार मिला था, बहनों को, नौजवानों को रोजगार का। और ये यात्रा इतनी बड़ी संख्या में आना, तो ये रोड का कारण है। जो रोड हमको इतनी अच्छी मिली है मोदी जी के राज में, वही तो कारण है। नहीं तो लोग पहले सोचते थे, विचार करते थे जाए नहीं जाए। आज क्या है, 2 दिन में आदमी दिल्ली से केदारनाथ पहुंच जा रहा है। श्रीनगर आपका मैं कहूँ कि इतना पहले जहाँ 5, 6, 7 घंटे लगते थे, वहाँ 2, 3 घंटे में ऋषिकेश से पहुँच जा रहा है। आपका गौरीकुंड आदि इस तरह के पूरा एक दिन में पहुँचना, अगले दिन यात्रा करके फिर वापस जाना, ये सुविधाएं मिली हैं। तो ये के कारण यात्रा बड़ी है। और मैं कह सकता हूँ कि ये चारों धामों में बड़ी है। और ये केदारनाथ में तो कुछ कह नहीं सकते, अपेक्षा से ज़्यादा संख्या आना लोगों का उसके प्रति। और उस कारण भी है कि मोदी जी ने जिस तरह वहाँ ये कह सकता हूँ कि अपना तपस्या की है, और वहाँ पे पूरी तरह विकास विस्तारीकरण केदारनाथ का किया है। और आने वाले समय में आपका और ज़्यादा संख्या मैं सोचता हूँ कि बढ़ेगी, तो रोपवे लग जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो धीरे धीरे इसके कारण यात्रा आ रही है। और उसका मैंने कहा नौजवानों को रोजगार, माताओं बहनों को भी रोजगार, ये सारा चीज़ मिली है। तीरथ जी, आपको नहीं लगता है कि जो चार धाम यात्रा उत्तराखंड की है, यहाँ की आर्थिकी की यात्रा इसे कहा जाता है, बावजूद एक ठोस प्रबंधन की कमी लगातार हर साल दिख रही है। देखिए कुछ ना कुछ तो दिखेगा। जैसे मैं कहता हूँ विकास है तो स्वाभाविक है कि सड़क बनेगी तो थोड़ा मलबा भी आएगा। ये तो रहता ही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अधिकतर मैंने कहा कि विकास, तो विकास के साथ साथ ये चीज़ें रहती हैं। तो भाई आपका मलबा आना, पेड़ कटने, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन जहाँ तक अगर पलायन, और पलायन में कह सकते हैं यहाँ का बहुत बड़ा इशू मुद्दा रहा है। लेकिन यात्रा और ये रोडों की कनेक्टिविटी का बढ़ना, तो उससे भी पलायन रुका है और रुकेगा। तो स्वाभाविक है कि रोजगार भी बढ़ेंगे। आज ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जहाँ छोटे छोटे आपके उद्यमी आज अपना मशीनें, अपने इस प्रकार का जो सामान नहीं ला सकते थे, बड़े बड़े हैवी ट्रक भी नहीं ला सकते थे, कल वो ट्रेन में आएंगी तो छोटे उद्यमी आएंगे, छोटे छोटे उद्योग खड़े होंगे। जब उद्योग खड़ा होगा तो 4 लोग रोजगार भी पाएंगे, नौजवान रोजगार पाएगा, तो वो भी एक साधन उपलब्ध होंगे रोजगार के, तो लाभ होगा यात्रा का। तीरथ जी, यात्रा में भले सुविधाएं बढ़ी हैं, राजमार्ग चौड़े हुए हैं, अच्छे सुविधाजनक हुए हैं, मगर यात्रा का अगर सर्वाधिक लोड कहीं पड़ रहा है तो वो सोनप्रयाग पे पड़ रहा है। तमाम जो तीर्थयात्री हैं सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में जो हाईवे हैं वो खाली दिख रहे हैं, रोजगार वहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। ये विषय मेरे सामने गत समय भी आया था, उससे पहले भी आया था कि यात्री सीधे ऋषिकेश हरिद्वार से भागता और सीधे सोनप्रयाग तक पहुंचता है, और उसके बाद फिर लौटता है अगले यात्रा करके। तो स्थानीय आधार पे जगह जगह जो मार्केट है, जो बाजार है, छोटे कस्बे हैं, तो उन पे उसका असर दिखता है कि वहाँ यात्री रुकता नहीं है। तो उनको होटल, जो रेस्टोरेंट हैं, उन पे ये जो कहना चाहिए कि रोजगार के लिए जिन लोगों ने होम स्टे अन्य खोले हैं, उसका असर है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि आखिर जब यात्रा ऋषिकेश से हरिद्वार चलती है तो निश्चित जगह जगह कोई पानी पीने के लिए खड़ा करता है, चाय पीने के लिए उतरता है, खाने के लिए। पूरी सड़कों पे मैंने देखा जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं, और कुछ ना कुछ अपना लेते हैं खाने पीने का साधन। इस तरह कोई भी जगह खाली नहीं है सड़कों पे। इतना जरूर है कि पहले क्या था, रोड ठीक नहीं थी तो लोग जगह जगह रुकते थे, ठहराव होता था। रुद्रप्रयाग में बड़ी संख्या में लोग बाजार में रुक जाते थे, श्रीनगर में रुक जाते थे। यह भी समय था, मैंने देखा है कि हमने तो रात रात को भी लोगों को छतों में
सुलाया यात्रियों को, ढूंढते थे यात्री परेशान न हो सड़कों पे, ये काम हमने किए हैं। लेकिन आज वो नहीं, आज तो सीधी तरह से वो आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आखिर आने वाला, आप देखिए ना, लास्ट केदारनाथ में जब जाते हैं तो पिछली बार मैंने कहा ना, कितनी बहनों ने वहाँ स्टॉल लगाए थे, टेंट लगाए थे, और नौजवान तो लगा रहे थे, बहनों ने भी लगाए थे, बहुत बड़ी संख्या थी हमारी जब मैंने देखा वहाँ। तो रोजगार है, ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि सब जगह सब ऐसा, उससे कुछ नुकसान हुआ है, थोड़ी जगह मिल रहा है, सब जगह रोजगार खड़ा हुआ है। पंजीकरण को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि काफ़ी आक्रोश है हर किसी में कि ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन पंजीकरण होना चाहिए। तमाम तीर्थयात्री ऋषिकेश से ही वापस लौट जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग से ही वापस लौट जा रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा दिक्कत तो रहेगी ऑनलाइन में आदि में, और पिछली बार भी क्या था कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ही आपका रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें, वहाँ यात्रियों को रोकना, ये सब हुआ है, आगे नहीं आने देना। मैंने पिछली बार जब मैं आया था यही यात्रा ऊपर अपना उसमें, तो मैंने फ़ोन किया था सेक्रेटरी को, और उसके बाद जगह जगह तीनों चारों तीनों डीएमओ को, सेक्रेटरी को विशेषकर वहाँ मुख्यमंत्री को, कि इसको खोलिए, रोकिए मत, हरिद्वार इसके में मत रोकिए, आगे बढ़ने दीजिए। इससे क्या है, आगे स्थितियाँ खराब हो रही है, देखा तो आगे खाली है, तुम वहीं रोक दे रहे हो। तो उसके बाद तत्काल खुला होगा, यदि याद होगा, ध्यान में होगा आपके, तो उसके बाद सबको आगे आने दिया, बढ़ने दिया। ये, और अभी भी मेरा यदि ये कहना कि इस प्रकार का यदि कहीं पे है तो उसको संज्ञान लेंगे, बात करेंगे संबंधित सचिवों को, मुख्यमंत्री जी को, कि यदि ऐसा है तो उनको आगे बढ़ने दीजिए। साथ साथ इतना मत, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि वहीं पे उनको रजिस्ट्रेशन आदि सारा चीज़, आगे जा कर के फिर देखें, चेक करें। तीरथ जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि दायित्व आपने प्रदेश में निभाए हैं, चाहे मुख्यमंत्री के दायित्व हों, भाजपा संगठन का दायित्व हो, और मौजूदा समय में सांसद निभा रहे हैं। 4 जून को इस दायित्व से आप मुक्त होंगे। संगठन किस तरीके से आपकी जो कार्य क्षमताएं हैं उनका उपयोग करने जा रहा है? अच्छा है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और शुरू से ही लेकर के अब तक जो जो जिम्मेदारियां, दायित्व पार्टी ने मुझे दिए, संगठन सरकार दोनों में ही, तो मैंने वो बखूबी निभाए हैं। और वो मेरा धर्म भी था, मैंने अपने कर्तव्य निष्ठा से उन जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाया। और वही एक कारण रहा कि शायद है कि जब से मैंने विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक सेवा ही सेवा, ऐसा एक भाव रहा, और उस सेवा के नाते मैं आया था। मैं कोई पॉलिटिक्स या राजनीति की उससे नहीं आया, लेकिन समय की पुकार थी, समय के हिसाब से राजनीति में आ गया, संगठन ने भेज दिया। तो उस नाते जितना भी मिला, बहुत मिला है, और लोगों की सेवा करने के लिए मिला। तो आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। मेरा केवल एक ही मंतव्य है, और कि जनता की सेवा करना, समाज के हित में काम करना, ये देश या राष्ट्र परम वैभव की ओर और अपनी जो श्रृंखला है, अपना जो परिवर्तन, उसके साथ काम करते करते आगे ले जाना, भाई इतना सा है। और मैंने पहले भी कहा कि कोई संगठन में, सरकार में, मैंने तो उत्तर प्रदेश की भी राजनीति की है, अब दिल्ली भी हो गया, तो उत्तराखंड के अंदर, और संगठन में कोई पद ऐसा नहीं रहा कि जो मुझे पार्टी ने जिसे नवाजा नहीं है, कोई पद नहीं रहा। मैं और इसीलिए ऐसी कह रहा सरकार हूं कि का, जो आपकी क्षमताएं हैं, चाहे सरकार के रूप में हो, चाहे संगठन के रूप में, किस तौर पे अब देखने को मिलेंगी? मैंने कहा अभी पार्टी, देखिए मैंने कहा ना, मैंने कभी मांगा नहीं है, और न मैंने कभी कहा कि मुझे ये चाहिए। ये पार्टी ने जब जब जो मुझे जिम्मेदारी दी है, जो दायित्व तो दिया है, मेरा केवल इतना काम था कि उसका निर्वहन करना, उसको ठीक से आ, आगे उस काम को बढ़ाना, और समाज की सेवा करना, क्षेत्र की सेवा करना, वही मेरा मंतव्य था, वो मैंने किया है। और अभी भी जो काम देगी पार्टी, उसको बखूबी निभाएंगे, करेंगे। पार्टी ने क्या सोचा है, पार्टी ने, ये तो पार्टी जाने ना,
मेरा केंद्रीय नेतृत्व जाने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बहुत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सभी ने, इस प्रकार का नेतृत्व ने मुझे लगता है कि कम नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है। और अभी भी जो देगा, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कुछ मैप तो बना होगा, क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हैं आपको टिकट नहीं दिया गया, तो आम जो कार्यकर्ता हैं उनकी निगाहें लगी हैं कि संभवतः राष्ट्रीय स्तर पे कोई बड़ा दायित्व। देखिए ना, मैंने कहा ना, मुझे क्या मालूम था कि मैं भाजपा में आऊँगा। मैं तो एक स्वयंसेवक के नाते आया था, मैंने कभी भाजपा को जानता नहीं था, दूर दूर तक नहीं जानता था। जब इस संगठन में, परिवार संगठन में आया, एक वो था केवल परम वैभव की ओर इस राष्ट्र को लेके जाना, इसके लिए काम करना, यही एक मंतव्य था। लेकिन पार्टी इधर आ गया तो उसके बाद फिर उससे पार्टी ने मुझे नवाजा। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। मुझे ये भी नहीं था कि मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में एमएलसी चला जाऊंगा। कितना बड़ा, करोड़ों का जिसमें है, आप जानते हैं, एक मंत्री की जमानत जब्त करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एमएलसी में पहुंचना, और सामान्य चुनाव नहीं था। उस चुनाव तक भी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। कुछ तो आगे कोई ऐसा नहीं रहा, चाहे यूथ से लेकर विद्यार्थी से लेकर संघ का स्वयंसेवक से लेकर मैं यहाँ तक आगे, तो कभी मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या, कब क्या मिलेगा, क्या मुझे जब जब जो दिया वो मैंने किया है। और जब मैं सांसद बना तो मैं तो हिमाचल का प्रभारी था। लोगों ने कहा कि अब प्रभारी हो गया तो अब तो सवाल ही नहीं है, स्वाभाविक भी है। भाई मैं लोकसभा का प्रभारी, लोकसभा चुना तो कैसे करके लड़ा देंगे, और मुझे कल्पना भी नहीं थी। तो मैंने वहाँ का भी चुना और मैं यहाँ सांसद लड़ गया। मांगा नहीं, पता नहीं था, मैं पढ़ा हूँ। मैंने कभी मुख्यमंत्री तो सोचा ही नहीं था ना। अरे मुख्यमंत्री में क्या, मैं तो पार्लियामेंट चल रही थी दिल्ली के अंदर। पार्लियामेंट जब चल रही थी तो हमको कहा सारे सांसदों को जाना है और सभी को जाना है, वहाँ मीटिंग है कल विधानमंडल दल की। हम आ गए, मालूम भी नहीं था। जब विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी तब भी मालूम नहीं था। आप जैसे मीडियाओं का भी मेरी तरफ किसी का कैमरा नहीं था, औरों की तरफ कैमरे थे सबके लगे हुए। जब मैं अंदर भी घुसा तो कैमरे औरों को थे, तो हमको पता नहीं क्या होगा। अंदर जब गए तो मालूम हुआ, बाद में पता चला सबको ये क्या हो गया भाई। तो मुझे नहीं पता था, औरों को तो क्या है, क्यों तो कैमरा भी औरों को दिखा, तो ये तो मैंने मुझे क्या पता भाई। तो मैं तो कभी भी मालूम नहीं कब का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी पार्टी ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मुझे दी, मेरे केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री इतना विश्वास किया मुझ पर, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है भाई। ये सब मिला है, पर केवल समाज की सेवा करना अपना मंतव्य है भाई, इतना ही है। मतलब कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा दायित्व आपको सौंप सकता है भाजपा संगठन। देखिए मैंने कहा ना, मुझे कहे कि भाई देखिए, एक बूथ के लिए मुझे काम करना है, बूथ के लिए, और तो मैं बूथ में काम करूंगा ना, क्या दिक्कत है भाई। तो अपना काम तो ये है, क्यों सीमा पे चलिए, क्यों तो वहां पे जाएंगे। चलिए धन्यवाद। अभी तो केवल इतना कि 4 तारीख को जो हमारा परिणाम है, रिजल्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और अधिकतम मतों से अधिकतम जनप्रतिनिधि लेकर के हम आए, और उसी के लिए हमारी प्रार्थना है, मन्नत है। धन्यवाद। थैंक यू।